प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तंत्र की नियंत्रण और समन्वय पे। अध्याय नंबर 18 है आपका, क्लास 11th की एनसीईआरटी का हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एक चैप्टर आपका और बचता है जो आपके कोर्स का अंतिम हिस्सा होगा। आपको बता दें कि इसके बाद तुरंत ही हम लोग प्रैक्टिस पेपर लेके आने वाले हैं, जिसमें पहला वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो आपको 1 मार्च को मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड से मिला करके आपके जो है लगभग 90 प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आर के पिल्लई और रमेश गुप्ता की किताब से लिया गया है। रमेश गुप्ता और जो है ये महत्वपूर्ण है, क्लास 11th की किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी व्याख्या भी होगी। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ चुके हैं। वहीं पे क्लास 11th की इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। क्लास 12th की हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी 1 मार्च को। तो ये 3 चीजें अब आपको मिलने लगेंगी और इन तीनों चीजों को आपको मन से पढ़ना है। साथ में एग्जाम पॉइंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी चल रहा है, यानी 5 क्लासेस हो गई जो आपको डेली मिलने वाली हो गई। और जैसे ही होली तक हमारा टारगेट है कि हम इन सब चीजों को खत्म कर लें, फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, मॉडल पेपर आ जाएगा, प्रैक्टिस पेपर। तो इन सब चीजों को खत्म करने के साथ ही साथ आपके कोर्स अब आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, चैप्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और आप सब किससे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से जुड़ के देखें। हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत तेजी से खत्म करें, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं होती है। प्रैक्टिस पेपर में भी बहुत फालतू की व्याख्या नहीं, काम की व्याख्या जो है, कॉमन चीजें व्याख्या में मैं लाऊंगा, ताकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उन प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें तंत्र की तंत्र पढ़ना है, मानव का तंत्र की तंत्र पढ़ना है, तंत्रिका कोश का संरचना और तंत्र की तंत्र के केंद्रीय तंत्र का तंत्र के बारे में पढ़ना है। आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 10-12 पेज, कितने 9 पेज का, सर 9 या 10 पेज का चैप्टर, 9 पेज का है। तो हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे तो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता, कह रहा है जैव स्थिरता यानी सम अवस्था बनाए रखने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय यानी एक साथ जुड़ करके कार्य करने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक अंग की क्रियाशीलता बढ़ती है और एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो कोश पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, शरीर स्पंदन दर, और वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्र की क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनी तंत्र, ठीक है, वृक्क और अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से इन अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा इन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। तंत्रिकी तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकी तंत्र एवं तंत्रिकी समन्वय की क्रियाविधि, जैसे तंत्रिकी आवेग का संचरण तथा आवेगों का सिनेप्स के संचरण का अध्ययन करेंगे। तंत्रिकी तंत्र, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं तथा इनका संचरण करती हैं। निम्न आकाशोर की प्राणियों में तंत्रिकी संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, हाड्रा में यह तंत्रिकी जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकी ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां
सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी या अपवाही एवं चालक प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपन को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक एक साथ एक तक तथा चालक अभिवाही तंत्र की नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, तथा कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में बढ़ जाती हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया जाता है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, जिसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र, गुच्छिकाएं और जालिकाएं सम्मिलित हैं। इनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो तीन भागों में से मिलकर बनती है, कोशिकाकाय, द्रुमाक्ष व तंत्रिकाक्ष। कोशिकाकाय में कोशिका द्रव्य और प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक नेसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिकाकाय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा इसमें नेसेल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, द्रुमाक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपन को कोशिकाकाय की ओर भेजते हैं। एक तंत्र कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोब जिसमें सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं। इसमें रासायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिकाकाय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को तीन समूहों में बांटा गया है। अब यहां देखिए प्रश्न है, बहुकेंद्रुबी एक तंत्रिकाक्ष व दो या दो से अधिक द्रुमाक्ष युक्त को होते हैं जो प्रमस्तिष्क बलकुट में पाए जाते हैं। द्विध्रुवी एक तंत्रिकाक्ष और एक द्रुमाक्ष जो दृष्ट पटल में पाए जाते हैं, रेटिना में। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छादी और आच्छादित आच्छादहीन। आच्छादित तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से ढके होते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती हैं। माइलिन आवरण के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनवियर का नोड कहते हैं। ठीक, ये देखिए कह रहा है ये द्रुमाक्ष हैं, छोटे हैं, डेंड्राइट्स हैं, छोटे छोटे भुजाएं हैं, नेसेल्स ग्रेनुल हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। कोशिकाकाय है, केंद्रक है, श्वान कोशिकाएं हैं। ठीक है, श्वान कोशिका की बात हो रही थी, श्वान कोशिकाएं हैं। उसके बाद तंत्रिकाक्ष है और इसके ऊपर माइलिन का आवरण है, जिसके ऊपर माइलिन का आवरण पाया जाता है वो आच्छादित, जिसपे नहीं पाए जाते अनाच्छादित या आच्छादहीन रेनवियर के नोड हैं। और उसके बाद यहाँ पे तंत्रिकाक्ष सिरा है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं। ठीक, तो ये पूरा हिस्सा वही यहाँ पे लिखा गया है, रेनवियर के नोड कहलाते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंत्र मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन इसमें एक्सोन के चारों ओर माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता है। यह स्वायत्त क्रियाओं तंत्र में मिलते हैं। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि इनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न प्रकार के विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम है। जब कोई न्यूरॉन्स आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटिकॉल
में भी अपारगम होती। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रतिचक्र 3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाता है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम काल विभव कहते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उनका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगामी हो जाती है। इसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित और आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवी हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे स्थल बी झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली के आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस हो जाता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग के संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्स के आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्स के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे शरीर में विद्युतीय सिनेप्स बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जो सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं किस प्रकार के सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स तक करते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुट्टिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर पर पहुंचता है तब सिनेप्टिक पुट्टिका भी गति की झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है। यहां से प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार से मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और इससे आयनों के आवागमन में पश्च सिनेप्टिक झिल्ली का नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ यह नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया और मानव व्यवहार पर नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है।
मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेज से घिरा रहता है। इसका बाहरी परत ड्यूरामेटर बहुत पतली, बहुत मध्य परत एरिकनॉइड और एक आंतरिक परत पाया मैटर पाया जाता है। मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव शरीर का एक बड़ा भाग होता है। यह गहरी लंबोदर प्रमस्तिष्क को दो भागों में और प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करता है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती जिसे प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर अंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती। प्रमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टता ना तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं ना ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे कि अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होता है। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत रहते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित प्रमस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण रखते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्रवण करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे कि एमिलडाला, हाइपोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करती है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। यह नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार लोबनुमा उभारों का बना होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है और न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रेशों के श्रवण में नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क स्तंभ के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच की योजक कड़ी होता है। तो भैया ये था आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम लोग जो है कह सकते हैं ये चैप्टर नंबर 18 था। आपके क्लास 11 का एक चैप्टर और बचा हुआ है और इसे भी खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चूंकि वह भी चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर हम इसको देखें तो सब मिला जुला करके रासायनिक समन्वयीकरण और एकीकरण कितना बड़ा चैप्टर है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये चैप्टर हमारा सब मिला जुला करके 14 पेज का है। तो 14 पेज के चैप्टर का मतलब आप मान चलिए कि लगभग 40 मिनट का आपका कोर्स क्लास 11 का और बचा हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके तुरंत पश्चात हम लोग प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला में आएंगे जहां पे पुनः व्याख्या के साथ हम लोग प्रैक्टिस पेपर और ये सब चीजों को करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।